आज का हमारा टॉपिक पॉलीहाइड्रमनियोस है। पॉली एज यू नो दैट इट refers to excessive of something. ओके, सो हाइड्रमनियोस का यहाँ पे मतलब है amniotic fluid के लिए रेफ़र किया गया है. सो polyhydramnios is such a condition in pregnancy where the liquid amniae या जिसको हम amniotic fluid कहते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. अब ये बहुत ज़्यादा के लिए जो स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट दिया गया है दैट इज़ अबव 2000 ml. सो अगर 2000 ml से ज़्यादा मदर के प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस रेट के ऊपर अगर हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम, देन दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रमनियोस. ओके, सो ये तो हुआ एनाटमिकली. क्लिनिकली अगर हम बात करें तो कोई भी वुमन किस तरीके का कंप्लेंट करेंगी, कब कैसे उन्हें पता चलेगा, या किस कंप्लेंट के साथ वो अगर किसी गायनेक के पास या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास आएंगी जब पॉलीहाइड्रमनियोस होगा, तो उसको क्लिनिकली यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा है कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक लिक्विड या एमनियोटिक फ्लूइड causing discomfort to the patient. Okay, so that is a one point where the pregnant mother will come with a complaint to the concerned physician, obstetrician, and तब टेस्ट करने पे पता चलता है कि the mother is having polyhydramnios. Okay, so this is about the definition part. Now we will be moving on to what can be the causes जिसकी वजह से polyhydramnios होता है. सो ओके, सबसे पहले हम फीटल एनोमैलीज़ के बारे में बात कर लेते हैं. फीटल अबनॉर्मैलिटीज़ में सबसे पहले जो लिखा है दैट इज़ एनेन्सेफली. एनेन्सेफली जो है दैट इज़ अ कंडीशन जब ब्रेन, स्कल, स्कैल्प, ये जो चीज़ें हैं ये पूरी तरीके से जब डेवलप नहीं हो पाती हैं किसी भी तरीके के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से, सो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनेन्सेफली. सो एनेन्सेफली के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें काफ़ी तरीके के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं. या तो ब्रेन पूरा डेवलप नहीं होता, या फिर कुछ एरिया जो है सर के वहाँ स्कैल्प नहीं होता है. सो स्कल, स्कैल्प, ब्रेन, इनमें किसी भी तरीके का जो अंडर डेवलपमेंट है उसको हम एनेन्सेफली कहते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मैलिटीज़. सो एनेन्सेफली की वजह से पॉलीहाइड्रमनियोस इस तरीके से होता है कि जो मेनिंजियल लेयर में जो भी डिजेनरेशन होगा उसके एक्सक्लूडेशन की वजह से ये जो एमनियन लिक्विड है वो बढ़ता जाता है. ओके, इसी तरीके से सेकेंड डिसऑर्डर है दैट इज़ ओपन स्पाइना बाइफिडा. जो स्पाइना बाइफिडा होता है, जैसे हमने बोला एनेन्सेफली में इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, स्कल एंड स्कैल्प. यहाँ पे स्पाइना बाइफिडा में इट इज़ रिलेटेड टू स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड का पूरी तरीके से डेवलप ना होना, और अगर वो ओपनड है मीन्स यू कैन सी द प्रोट्रूशन, देन दैट इज़ ओपन स्पाइना बाइफिडा. सो ओपन स्पाइना बाइफिडा में भी सेम इसी तरीके से होता है कि जिस तरीके से मेनिंजियल मेम्ब्रेन में से फ्लूइड एक्सट्रावेकेशन होता है वैसे ही स्पाइनल मेम्ब्रेन में से भी हो सकता है. सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड. देन देर इज़ ईसोफेजियल और ड्यूडेनल एट्रेशिया. ओके, ईसोफेजियल ड्यूडेनल एट्रेशिया में मतलब एनी डिजेनरेशन दैट इज़ रिलेटेड टू ड्यूडेनम, इंटेस्टाइनल पार्ट्स या फिर ईसोफेगस की वजह से किस तरीके से पॉलीहाइड्रमनियोस होता है, क्योंकि बेबी जो है ऑन एन एवरेज क्या करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उन्हें स्वैलो करते हैं. ओके, दैट इज़ द वे दिस एमनियोटिक फ्लूइड इज़ गेटिंग अब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी. सो ये अब्जॉर्प्शन जो है वो स्वैलोइंग के थ्रू है. फिर जब ये स्वैलो कर देते हैं देन दैट बिकम the excessive is excreted through the fetal urine. So this cycle follows. Okay, so अगर बेबी स्वैलो नहीं कर रहे हैं तो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है जो स्वैलो होना चाहिए था वो स्वैलो नहीं होगा. अगर स्वैलो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहेगा. ओके, इसी तरीके से इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें हम स्वैलोइंग के बारे में बोल सकते हैं, जैसे किसी भी तरीके का नेक में मास है, कोई मास ग्रोथ है, या फिर फेशियल क्लेफ्ट है. तो इन सब चीज़ों की वजह से भी क्या हो सकता है, स्वैलोइंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है. देन नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू द प्लासेंटा, दैट इज़ कोरियोएंजियोमा एंड प्लासेंटा. एंजियोमा जो है दैट इज़ द कैंसरस या ट्यूमरस डेवलपमेंट इन द प्लासेंटा, जिसकी वजह से क्या है कोरियोनिक मैलिग्नेंसी हो जाती है, जिस वजह से देयर कैन बी इंक्रीज्ड एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, देन देयर इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी. ऑफ कोर्स व्हेन द फीटस इज़ मोर
then the amniotic fluid developed is more. Okay, so अगर twins हैं, triplets हैं, तो amniotic fluid automatically क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं. That can also lead to polyhydramnios. Last is maternal factors. Now maternal factors में mother की कुछ बीमारियों की वजह से भी polyhydramnios हो सकता है. जैसे if the mother is having diabetes, if the mother's glucose level is increased, then there are chances the baby's glucose level is increased. Then if that is happening, so there can be increased fetal urination and that can lead to increased amniotic फ्लूइड. ओके, इसी तरीके से कार्डिक और रीनल डिसऑर्डर्स भी हैं अगर मदर को, तो भी चांसेस हैं कि द बेबी कैन हैव some distresses which can lead to polyhydramniosis. Okay, so this is all about the etiological factor. Now we are going on to deal with the clinical manifestation. Now जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे तो वूम्ब में अगर बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है, सो ऑटोमेटिकली मदर बहुत डिस्ट्रेस फील करती हैं. डिस्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं वो एक डिस्निया है कि वो ब्रीथ करने में जो कार्डियोपल्मोनरी कंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं. इसी वजह से जो एक्सेसिव फ्लूइड है उस वजह से जो कार्डिक वॉल्यूम है उसमें भी बहुत फ़र्क आता है, जिस वजह से देयर कैन बी इंस्टेंसेस जहाँ पे पैल्पिटेशन फील हो रहा है मदर को. एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से एडिमा होने के चांसेस हैं मदर में. देन जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एब्डोमेन है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड है, जितना टाइम ऑफ प्रेगनेंसी है उससे ज़्यादा एनलार्ज्ड है, बहुत ज़्यादा गोल दिखता है, ग्लोबुलर दिखता है. जो एब्डोमेन का स्किन है, यहाँ पे स्किन जो है एब्डोमेन का है, एब्डोमेन का जो स्किन होता है वो बहुत टेंस फील होता है, शाइनी फील होता है, और जो स्ट्राया है, जो मार्क्स हैं प्रेगनेंसी के, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लार्ज नज़र आते हैं. ओके, अगर हम यूट्रस की हाइट की बात करें तो वो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी से काफ़ी ज़्यादा है. मतलब अगर मदर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में है तो शायद जो उनका यूट्रस है वो 6.5 मंथ्स या 7 मंथ्स जितना बड़ा दिखने लगता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, अगर हम पैल्पिटेशन करके देखते हैं तो पैल्पिटेशन के दौरान FHS जो है वो डिस्टिंक्टली सुनाई नहीं दे पाता है. ओके, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फ्लूइड एंड जो फ्लूइड रश हो रहा है यूट्रस के अंदर ही अंदर. जो फीटल हार्ट साउंड है, सॉरी, पैल्पिटेशन के दौरान फीटल पार्ट्स था, फीटल पार्ट्स हमें फील नहीं हो रहा है, और फ्लूइड थ्रिल की वजह से जो ऑस्कल्टेशन है उसके दौरान हमें फीटल हार्ट साउंड भी ठीक से सुनाई नहीं दे पाएगा. ऐसा नहीं कि फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट होगा, लेकिन इतना ज़्यादा फ्लूइड है आसपास बेबी के कि जब आप पैल्पेट करते हैं या जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं तब आपको इस फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से फीटल पार्ट्स या फीटल हार्ट साउंड्स आपको डिस्टिंक्टली रूल आउट नहीं हो पाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जो है पेशेंट का सोनोग्राफी करके देखा जा सकता है. अल्ट्रासोनोग्राफी में बहुत क्लियर इमेज पता चल जाएगा अबाउट द बेबी, अबाउट द लाई, अबाउट द कंडीशन एंड अबाउट द पोजीशन ऑफ द बेबी. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट द मदर्स रेडियोग्राफी कैन बी डन. रेडियोग्राफी में देयर कैन बी इंस्टेंसेस ऑफ CT स्कैन एंड MRI, ये देखने के लिए कि द बेबी इज़ हैविंग एनेंसेफली या स्पाइना बाइफिदा या कोई और अबनॉर्मैलिटी है या नहीं, जो बहुत विजिबल हों, वो चीज़ें पता चल सकती हैं. जो ब्लड एनालिसिस हैं उसमें जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड रिसेस है, RH है, ये सब चीज़ें टेस्ट करा के देखी जा सकती हैं, क्योंकि कईयों बार ब्लड ग्रुपिंग मिसमैच की वजह से या RH इनकम्पैटिबिलिटीज़ की वजह से भी बेबी में मैलफॉर्मेशंस होने के और उसकी वजह से पॉलीहाइड्रोमियोस होने के चांसेस हैं. लास्ट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस. एमनियोटिक फ्लूइड में जैसे फॉर वन इंस्टेंस अगर बेबी को किसी भी तरीके का मेनिंजियल एबनॉर्मैलिटी है, जैसे एनेंसेफेली है, तो ऐसा देखा जाता है कि इसमें से निकलने वाला अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो आपको एमनियोटिक फ्लूइड में मिलेगा. ओके, सो अगर एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट कराया जाए, एमनियोसेंटेसिस करके एमनियोटिक फ्लूइड का अगर एनालिसिस किया जाए, तो अगर उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन वगैरह मिलता है तो वी कैन रूल आउट कि ओके, द बेबी इज़ having some type of neural tube defect. Okay, so this is all about diagnostic evaluation. The last one is management. Management में हमने यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्रामेटिक
रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि क्या करेंगे इफ़ द मदर इज़ हैविंग पॉलीहाइड्रोमनियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ द मदर इज़ हैविंग पॉलीहाइड्रोमनियोस, वी विल एडमिट द मदर, hospitalize her, we will check the blood glucose level of the mother, we will check the ABO and RH analysis, and we will do a thorough ultrasonography. Okay, so इसके बाद हम मदर के दो कंडीशंस पे आ जाते हैं। अगर मदर के जो फीटस हैं उनमें कोई भी एब्नॉर्मैलिटी नहीं पाया गया है, ठीक है, तो हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे, और अगर फीटस में कोई एब्नॉर्मैलिटी है तो हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे। ओके, सो अगर मदर को जब एनालाइज़ किया गया और पाया गया कि फीटस में कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, तब ये देखा जाता है कि दो कंडीशंस हो सकते हैं। अगर फीटस अपने में कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है और अगर मदर जो है वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो उस दौरान कंटिन्यू करने दिया जाता है प्रेगनेंसी को, और जो भी सिम्टम्स हैं उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। सो ये एक बहुत माइल्ड सिचुएशन है और मदर की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ओके, लेकिन अगर हम चेक करें और पाया जाता है कि फीटस में एब्नॉर्मैलिटी नहीं है लेकिन मदर डिस्ट्रेस्ड हैं, मदर में प्रॉब्लम्स हैं, मदर इज़ हैविंग सीवियर डिस्निया या मदर इज़ हैविंग सीवियर सिम्टम्स, देन वी हैव टू सी व्हाट वी विल डू। सो अगर मदर में डिस्ट्रेस है, सो हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी कितने वीक का है। अगर 37 वीक से लेस प्रेगनेंसी है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एमनियोटिक फ्लूइड को रिड्यूस करने की थेरेपीज़ करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोसेंटेसिस के द्वारा थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे और एमनियो रिडक्शन करेंगे। ओके, एंड वील वेट टिल द मदर रीचेस अ सेफ पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन अगर ऑलरेडी मदर 38 वीक्स क्रॉस कर चुकी हैं तो फिर हम पहले एमनियोटिक फ्लूइड को रिड्यूस करेंगे, एंड देन वी विल सी, एंड इफ स्टिल द मदर इज़ हैविंग डिस्ट्रेस, देन वी विल गिव ऑक्सीटोसिन ड्रिप and we will try to do an artificial rupture of membrane, that is ARM, artificial rupture of membrane। और artificial rupture of membrane करने से membrane आप rupture कर रहे हैं ताकि बेबी बाहर आना स्टार्ट हो जाए और एक नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बेबी आ सकें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हेन द fetus is now having no abnormality, and what if the fetus is having abnormality। अगर fetus में abnormality है, जैसे ओपन स्पाइना बाइफिडा है, एनेंसेफेली है, आप देख रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि बेबी और मदर दोनों को ही बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो जितना भी प्रेगनेंसी हो चुका हो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, तुरंत के तुरंत आप क्या करते हैं कि उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। अगर बेबी लाइफ बच सकें तो इट्स ओके, अगर बेबी लाइफ नहीं बच सकें तो भी हम मदर के लाइफ को क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि बेबी ऑलरेडी एब्नॉर्मैलिटी के साथ हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉरवर्ड, क्योंकि हो सकता है कि ये आगे चल के बेबी का इंट्रायूट्राइन ग्रोथ डेथ हो जाए, तो इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाए जिसकी वजह से स्टिल बेबी आए, तो हम मदर के लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेते हैं, और वहीं पे जब पता चलेगा तभी हम क्या करते हैं कि मदर की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। सो टर्मिनेट करने के लिए वी विल गिव मेडिकेशंस फॉर सर्वाइकल राइपनिंग, सर्विस को राइप कर वी विल डू एन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और ऐसे बेबी को डिलीवर करके निकाल दिया जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियोस। So this was the topic related to the excessive amniotic fluid, that was polyhydramnios. So just go through it, and if you have any doubt you can ask me. Thank you.